हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है, क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास है। अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। मतलब आज के इस क्लास में मैं आपका पूरे के पूरे 20 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी 20 नंबर कैसे कंप्लीट कराओगे। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को एक ही वीडियो में, वो भी विथ ट्रिक। अगर 2027 में आपका टारगेट है कि इस बार हिंदी में हम 100 में 98, 99 या 100 लेकर आएंगे, तो ऐसे ही क्लास की आपको जरूरत है। आज मैं आपका ट्रिक के साथ हिंदी में 20 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। मतलब हम गद्यांश को सॉल्व कैसे करेंगे विथ ट्रिक, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे विथ ट्रिक, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और जो गद्यांश और पद्यांश मैंने इस क्लास में लिया है ना, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो हो जाओ तैयार, और 2027 में जो 100 में 95 प्लस का सपना है ना, वो हम पूरा कराएंगे। और उसका फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो मैं स्टार्ट कर चुका हूं। तो देखो बच्चों, गद्यांश और पद्यांश बेसिकली होता क्या है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर जी गद्यांश आखिर क्या होता है। जब आप हिंदी का पेपर देखोगे ना, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के आएंगे, फिर गद्यांश 10 नंबर का रहेगा, फिर पद्यांश 10 नंबर का रहेगा। मतलब गद्यांश और पद्यांश जो है आपका टोटल कितने नंबर कंप्लीट कराएंगे, 20 नंबर कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए भैया देखते हैं इसमें होगा क्या। देखो गद्यांश में क्या होता है, आपको हिंदी के गद्य के किसी भी चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा। जैसे आपको यहां से लेकर यहां तक एक गद्यांश दिया गया है। अब ये किस चैप्टर का है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। मतलब ऐसे ही आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। अब वो गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का भी हो सकता है, अशोक के फूल का भी हो सकता है, निंदा रस का भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। और वो चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो ऐसे गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश के नीचे टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। बस आपको ढूंढ ढूंढ कर इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखना है कॉपी में, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो भैया, हम आपके सारे डाउट को भी सॉल्व कराएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। देखो हमें करना क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले जब आपको गद्यांश दिया जाएगा ना, गद्यांश जो है मैंने बताया कि टोटल 10 नंबर का आता है। पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना, फिर हम पांचों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से ढूंढ ढूंढ कर लिखेंगे। देखो ध्यान से, जैसे ये गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। मतलब पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, तभी तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे, ठीक है। आगे देखो, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है, ठीक है। ये आपका गद्यांश हो गया। अब बहुत सारे बच्चे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, जब इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, पहला क्वेश्चन यही रहता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब ये किस पाठ का है, कैसे पहचानोगे, इसका भी ट्रिक होता है मेरे भाई। क्या होता है ट्रिक, यहां पे समझो, ध्यान से समझो।
इस गद्यांश को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा भैया कि इस गद्यांश में जो है राष्ट्रीयता शब्द आया है और भी कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीयता या राष्ट्र होगा। देखो यहां पे राष्ट्रीयता शब्द आया है, पृथ्वी की बात की गई है, मतलब हमारे ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। अब किस चैप्टर के लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। पाठ का नाम कैसे पहचाना हमने, क्योंकि इस गद्यांश में राष्ट्रीयता, भूमि, जन, संस्कृति, इन सब के बारे में जब आएगा ना ये सब वर्ड यूज होंगे तो वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश होगा। ठीक है, इसके लेखक होंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। किस चैप्टर के लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ भाई? बिल्कुल हल हुआ है। अगर हमने कह दिया है ना भाई बहुत आसान है तो ये आसान है, बहुत सिंपल है और 2 नंबर आपका कंप्लीट। कैसे लिखना है अभी मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, बहुत इजी है। देखो भैया यहां पे जब देखोगे ना इस गद्यांश को, जब आप ध्यान से देखोगे, मैं ये चीजें इरेज कर रहा हूं, इस गद्यांश को देखोगे तो देखो कुछ लाइनों के नीचे रेखाएं हैं, जैसे यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो इसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही हैं। इतने का आपको व्याख्या करना है। अब ये हिंदी में है तो इसका व्याख्या हिंदी में ही आपको करना है, इंग्लिश में नहीं करना तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे इसकी व्याख्या को करते हैं मैं बहुत आसान तरीके से अभी बताने वाला हूं। मतलब कैसे आप हिंदी की ही व्याख्या हिंदी में करोगे, ट्रिक क्या है, कैसे आपको लिखना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं अभी। ठीक है, चलो अगली चीज देखो भैया। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। 2 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। तो देखो यहीं पे लिखा है, ये देखो, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किसके? भूमि के। मतलब जो हमारी भूमि है ना इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। बस यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस ध्यान से समझते चलो। अभी लिखोगे कैसे वो भी मैं बताऊंगा। चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। 2 नंबर ये भी मिलेगा आपको। तो देखो यहीं पे कहीं होगा, यहीं पे कहीं होगा भैया, वही आपको लिख देना है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये देखो इसका आंसर, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। मतलब जो राष्ट्रीयता हमारे पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो ही निर्मूल होती है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में से ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। 5वां, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, या ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो देखो इसका आंसर कहां है, कहां है इसका आंसर, देखो ध्यान से। ये देखो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ के आपको बता दिया, लेकिन लिखना कैसे है वो भी हम ही बताएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, मतलब ये जो 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने ढूंढ के आपको बता दिया कि आखिर इसका आंसर मिलेगा कहां। ठीक है, अब लिखना कैसे वो भी जान लो। देखो भैया, जब भी इस गद्यांश को सॉल्व करो सबसे पहला काम कॉपी में आपको प्रश्नोत्तर संख्या तो डालना ही है। दूसरी चीज, इस गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे भूमि का निर्माण डॉट 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 करके आवश्यक धर्म है, ये आपको ऐसे लिख देना है। देखो भूमि का निर्माण डॉट 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 करके आवश्यक धर्म है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो चीज आप समझो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना, मतलब इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दोनों ये सही है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। दूसरा तरीका आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो। संदर्भ लिखना तो जानते ही होंगे, किस पाठ से इसके लेखक कौन है, तो संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। भाई ये हो गया लेखक का नाम,
ये हो गया पाठ का नाम और 2 नंबर आपके नाम। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया पाठ का नाम और लेखक का नाम। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसका अगर मुझे पीडीएफ मिल जाता, मुझे लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ चाहिए भैया, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाओ और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सीक्रेट टॉपर। ऐप का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लो। और जो हमारा बैच है ना, आरंभ बैच, मतलब क्लास 12 का जो हमारा आरंभ बैच है, उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लो। अगर आपको सारे सब्जेक्ट को लाइव और नोट्स अलग अलग टीचर से सब कुछ पढ़ना है भाई ना, तो आप प्ले स्टोर से सीक्रेट टॉपर ऐप डाउनलोड कर लो। ऐसे लिख देना सीक्रेट, ठीक है, और टॉपर, ये आपका ऐप हो गया, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे आ जाएगा। और आरंभ बैच को वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हैंड रिटन नोट, जो भी चीजें, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ उसमें दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, जाकर आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, जाओ ज्वाइन करो। अगर बैच के बारे में जानकारी चाहिए या अभी ज्वाइन करना है तो हमसे कांटेक्ट कर लेना 9918332305। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट हमसे कर लेना। बैच के बारे में पूरी जानकारी हम बता देंगे, जाकर ज्वाइन कर लो, अभी ऑफर है भाई, नहीं तो फिर बाद में कॉस्टली होगा। चलो आगे देखते हैं अगली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो भैया, किसकी व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी रेखांकित अंश का मतलब क्या होता है, देख लो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ो, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। देखो ध्यान से, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे हेडिंग डालेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, एक प्यारा सा हेडिंग रहेगा, थोड़ा सा हम उन्हीं लाइनों को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। कैसे, ध्यान से समझो। देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वो राष्ट्रीयता निराधार होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह परिचित रहे, साथ ही उसके सुंदरता, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखें। 2 नंबर कंप्लीट, मतलब उन्हीं लाइनों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो भाई, नंबर कंप्लीट है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। टारगेट अगर है 95 प्लस का ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे यार छोड़ो, जब 1-2 महीने एग्जाम बचेगा पढ़ लेंगे और टॉपर बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, रातों रात कुछ नहीं होता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको एक एक दिन अच्छे से तैयारी करना है, तब जाकर आप टॉपर बनोगे, और बाकी आगे जानते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया था। देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें। मतलब जो हमारी भूमि है ना, उसके प्रति हम समृद्ध और सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि का जो रूप है और सौंदर्य है उसको विकृति ना होने दें। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अभी मैंने बताया था जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। ऐसे लिख दो, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। 2 नंबर कंप्लीट। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, बाकी तीनों क्वेश्चन भाई हलवा है, जाओ फटाफट और ढूंढ ढूंढ के लिख दो। किसमें से, गद्यांश में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, 5वां क्वेश्चन देख लो। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है।
ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, अभी मैंने बताया था, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। 2 नंबर, मतलब ऐसे कॉपी चेक करने वाला देगा आपको नंबर 10/10 अगर ऐसे लिख कर आओगे मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू है, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे ही मचाते रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखो, गद्यांश समझ में आ गया, गद्यांश का खात्मा हो चुका है, अब चलते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पे। ठीक है, चलो भैया पद्यांश को भी ऐसे देख लेते हैं। पद्यांश में क्या होगा, कुछ नहीं, हिंदी के पद्य के किसी भी चैप्टर का पद्यांश आपको दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे जैसे गद्यांश में थे, ये 5 क्वेश्चन है, ये 2 नंबर 2 नंबर 2 2 और 2 नंबर, यानी कि 10 नंबर के ये भी आएंगे। कैसे लिखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। अगर थोड़ा हिंदी मीनिंग आपको आएगा, मतलब आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में पहले बता चुका हूं, पूरे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से, इसको देखो क्या है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। मतलब ये पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है। राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर भेजती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है ना राधा जी को छोड़कर मधुबन से चले गए हैं। ठीक है, और वापस नहीं आए, उन्होंने कोई संदेशा भी नहीं भेजा, तो राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजना चाहती हैं कि जाओ और मेरी सारी दुख कथा तुम श्याम को सुना दो। ठीक है, तो वो कहती क्या है, कुछ लाइनें हैं, बहुत सुंदर लाइनें हैं, समझो हिंदी मीनिंग। अगर आप लोग कमेंट करोगे सर पवन दूतिका फुल चैप्टर हिंदी मीनिंग, तो पूरे पवन दूतिका चैप्टर का मैं हिंदी मीनिंग ले आऊंगा, लेकिन कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो इसके लिए फटाफट। ठीक है, चलो भैया पहले पढ़ते हैं, फिर 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो ध्यान से, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा जी जो है श्री कृष्ण जी की तारीफ करते हुए कहती है, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है, मेरे प्यारे मेरे प्रिय नौ जलद, नौ जलद का मतलब नए मेघों के समान वाले, कंज से कमल के समान नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से, वो मधुबन से चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना भेजा संदेशा और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मतलब राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर भेजती है और कहती है, मेरे प्रिय नए मेघों के समान रूप वाले और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण इस ब्रज भाषा यानी कि मधुबन को छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। ब्रज भाषा नहीं, ब्रज। ठीक है, और अभी तक वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। ये राधा जी पवन को कहती हैं। ठीक है, आगे देखो वो क्या कहती हैं, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, मैं रो रो कर प्रिय श्री कृष्ण के विरह से, बिछड़ने से बाउली यानी कि पागल हो रही हूं। मतलब वो कहती है मैं श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से रो रो कर पागल सी होती जा रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम सुना दे। मतलब जाओ और मेरी सारी दुख कथा तुम श्री कृष्ण को यानी कि श्याम को सुना दो। श्री कृष्ण को ही श्याम कहते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आगे देखो, फिर वो कहती है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन, मेरा ये घर, ये भवन तज को छोड़कर तू अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। वो कहती है कि जैसे ही, मतलब राधा जी पवन से कहती है, जैसे ही मेरे तू घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी ना, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मतलब शोभावली, शोभा से युक्त, सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू कुंजे, मतलब करौंदे का जो बगीचा होता है ना, मिलेंगी। मतलब वो कहती है जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाली बहुत सी, जैसे लता झाड़ियों का जो क्षेत्र होता है ना, मतलब बहुत सी करौंदे का बगीचा होता है, लता
सा झाड़ियों का वहां पे क्षेत्र है, पुष्प है, वो सब मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी। फिर राधा जी पवन से कहती है वो अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर मतलब मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे, और तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां जाना, वहां तुम जाना, विश्राम लेना, मतलब विश्राम ना लेने लगना। वो कहती हैं कि तो भी वो आपको अट्रैक्ट आकर्षित करने की कोशिश करेंगी, फिर भी मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहां जाना, विश्राम मत लेने लगना। ठीक है, तो ये वो कहती है। अब क्वेश्चन देखो पहला, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सिंपल है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों लाइनों का व्याख्या कर दो जिसके नीचे रेखाएं हैं। चलो इनको मैं इरेज करता हूं भाई थोड़ा थोड़ा, और दो लाइनों का आपको व्याख्या करना है। हिंदी मीनिंग समझ ही गए होंगे, ठीक है? दो लाइनों का आप लोग व्याख्या कर दो, देखो ध्यान से, इसका और इसका आपको व्याख्या कर देना है, ठीक है? अभी मैंने बताया वही लिखना है। तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? पवन दूतिका द्वारा राधा जी ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। बस हो गया 2 नंबर। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? भैया राधा जी ने कहा है कि श्री कृष्ण जी जो है वो नए मेघों के समान रूप वाले हैं, नए बादलों के समान रूप वाले हैं, और उनके नेत्र कमल के समान है, यही सुंदरता का वर्णन किया गया। बस वही लिख दो। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा जी श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल सी होती जा रही है। बस हो गया। 10 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कैसे लिखना है वो भी पता चलना चाहिए ना। देखो ऐसे लिख देना, मैंने कहा जब भी गद्यांश या पद्यांश सॉल्व करो पहले ऐसे लिखो, मेरे प्यारे डॉट 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 करके विश्राम लेना, ऐसे लिख दो भैया। क्यों लिखना है? क्योंकि ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने कौन सा किया। 2 गद्यांश दिए जाते हैं, 2 पद्यांश दिए जाते हैं, करना एक ही होता है, कौन सा किया है एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? ऐसे लिखना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखो, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। डायरेक्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित। देखो ये कवि का नाम हो गया, ठीक है? प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। ये हो गया कवि का नाम, ये हो गया हमारे शीर्षक यानी कि चैप्टर का नाम, और 2 नंबर आपके नाम, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे नवजलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, इसकी व्याख्या कर दो। ये देखो भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो, लिखो यहां पे ऐसे प्यारा सा हेडिंग डालो। राधिका पवन दूतिका से अपनी वीर व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। बस हो गया। 2 नंबर कंप्लीट। जितना पूछा जाए उतना लिखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो ये देखो भाई, इसको हटा दो। ये देखो डायरेक्ट पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। समझ में आ रहा है बच्चों? बस हो गया। 5वां क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी है। 2 क्वेश्चन अगर आपने स्टार्टिंग के कर दिए ना, बाकी तीनों हलवा है, ठीक है? चलो, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए भाई। राधा जी की दशा क्या है? राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल होती जा रही है। 2 नंबर कंप्लीट। मतलब सीधा सीधा 2, 2 4, 2 6, 2 8 और ये 2 10, ठीक है? मतलब 5वां को, चौथा क्वेश्चन हमने नहीं देखा, चौथा क्वेश्चन भी देख लो भैया। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? पहले चौथा देखो फिर 5वां। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया? तो मैंने बताया ही, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। 2 नंबर ये कंप्लीट हो गया। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन भाई, ठीक है? 5वां, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अभी मैंने बता दिया, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल सी होती जा रही है। बस हो गया, हो गया। पद्यांश भी हो गया भैया। 10 नंबर यहां पर भी हो गया आपका कंप्लीट। ऐसे एग्जामिनर देगा, ऐसे नंबर आपको देगा, ठीक है? तो गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं? विथ ट्रिक। और पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे? विथ ट्रिक। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या एक गद्यांश और एक पद्यांश सॉल्व करने से 20 नंबर कंप्लीट हो गया? नहीं मेरे भाई, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मैं आपको बहुत सारे गद्यांश, बहुत सारे पद्यांश बताने वाला हूं, लेकिन आज मैंने जो बताया है ना, इससे आपको सीखने को मिलेगा कैसे गद्यांश को सॉल्व किया जाता है, कैसे पद्यांश को सॉल्व करते हैं विथ ट्रिक।
आप कैसे पहचानोगे किस चैप्टर का है, वो सब मैंने बता दिया। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, जाते जाते इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी इस बार हिंदी में टारगेट कितना है आपका कमेंट करके बता देना, 95, 98, 99 या 100, ठीक है। बाकी चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।